सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 24। नजमी ने गहरा सांस लिया और छत की तरफ देखने लगी। फिर बादल की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? बादल चारपाई के पास ही जमीन पर बैठ गया। कोठरी में अंधेरा था। सिर्फ दीवार के ऊपर वाले रोशनदान से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। बादल सर झुकाए कच्चे फर्श पर लकीरें खींचने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि बाहर से किसी ने बंगला जुबान में आवाज दी, महाराज दक्षिणा ले लीजिए। बादल जल्दी से उठ खड़ा हुआ। नजमी ने मंकों की माला अपने हाथ में लेकर फेरनी शुरू कर दी। बादल ने दरवाजा खोला तो कोठरी के आगे वही धोतीपोश कांधे से छतरी लटकाए हाथ में मिट्टी का दूना लिए खड़ा था। बादल के सीने में दिल एक बार जोर से धड़का। उसके साथ ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बंगला में बोला, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, धन्यवाद। बादल ने आगे बढ़कर मिठाई का दूना लेना चाहा तो धोतीपोश ने हाथ पीछे कर लिया और बोला, महाराज इसे मैं अपने हाथ से आपकी पत्नी बैरागन को पेश करूंगा। और इससे पहले कि बादल उसे रोकता वो कोठरी में आ गया। नजमी माला का जाप कर रही थी। धोतीपोश को देखते ही वो ये समझ गई कि ये वही धोतीपोश छतरी वाला है जिसके बारे में बादल ने बताया था कि मुझे पुलिस का आदमी लगता है। धोतीपोश ने मिठाई का दूना नजमी के आगे रखते हुए कहा, देवी जी मेरी पत्नी के यहाँ कल लड़का हुआ है। मैंने मन्नत मानी थी कि अगर इस बार मेरे घर में लड़का हुआ ना तो दुर्गा देवी के मंदिर में जो भी बैरागन पहले आएगी मैं उसके चरणों में मिठाई का दूना अर्पण करूंगा। इसे स्वीकार कर लीजिए। नजमी ने माला वाला हाथ बुलंद करके बंगला में कहा, धन्य हो, धन्य हो। बादल उसके पीछे खड़ा था। धोतीपोश मिठाई का दूना नजमी को देकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और अचानक दरवाजे से पलटा। जेब से पिस्तौल निकालकर बादल की तरफ नाली का रुख कर दिया। साथ ही मक्कारी से हंसा और बोला, चुपके से मेरे साथ बाहर आ जाओ। मैंने तुम दोनों को पहचान लिया है। अगर जरा भी गड़बड़ की ना तो ये मत भूलना कि पुलिस की पूरी गार्ड मंदिर को घेरे में ले चुकी है। बादल कोई आम किस्म का जराइम पेशा आदमी नहीं था। वो एक खूंखार किस्म का डाकू था और कई कत्ल कर चुका था। धोतीपोश पुलिस का टाउट या खुफिया एजेंट इससे ज्यादा ताकतवर भी नहीं था। अगर वो उससे दुगना ताकतवर भी होता तब भी बादल उसे वहां से जिंदा वापस नहीं जाने देता। दूसरी तरफ नजमी भी मरने मारने पर उतर आई थी और उस झोले की तरफ देख रही थी जिसमें उसका पिस्तौल था और जो कोठरी की दीवार के साथ लटक रहा था। बादल ने हाथ जोड़कर बड़ी आर्जी से कहा, महाराज आपको धोखा हुआ है। हम तो बैरागी हैं, त्रिपुरा से दुर्गा मैया के दर्शन करने के लिए आए हैं। बकवास बंद करो, सीधी तरह मेरे आगे के कोठरी से निकलकर बाहर चलो। और तुम भी चलो फ्रॉडिया औरत, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और कलकत्ते में कितने आदमी को कत्ल करके भागी हो। बादल गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे हमें। ये कहते कहते बादल ने नीचे से धोतीपोश के पिस्तौल वाले हाथ पर अपना उल्टा हाथ मारा। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर ऊपर पहुंचला। बादल ने ऊपर उठते ही धोतीपोश की थोड़ी पर उछलकर इतने जोर से लात मारी कि वो पीछे को गिरा। बादल ने नजमी से कहा, दरवाजा बंद कर दो। और धोतीपोश पर छलांग लगाकर उसकी गर्दन को दोनों हाथों के आहनी शिकंजे में जकड़ लिया। ये एक खूंखार सख्त जान पहाड़ों में रहने वाले कातिल डाकू का शिकंजा था। देखते ही देखते धोतीपोश की आंखें बाहर को बल पड़ी, हाथ पैर टेढ़े हो गए। बादल उसकी गर्दन को मजीद दबाए जा रहा था। उसने 6-7 खौफनाक झटके दिए और अपने हाथ उस वक्त अलग किए जब धोतीपोश की जान निकल चुकी थी। नजमी ने कोठरी के दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा दी थी। पुलिस के टाउट की लाश चारपाई के पास जमीन पर पड़ी थी। नजमी ने झुककर लाश के सीने पर हाथ रख दिया। दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। उसने बादल से कहा, इस लाश को यहीं रहने देंगे। हमें सिर्फ रात के 12 बजे तक ही यहाँ रहना है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। बादल ने धोतीपोश सीआईडी वाले की तलाशी ली। उसकी जेब में एक रुमाल, सिगरेट की डिब्बियां, कुछ नकदी और एक शनाख्ती कार्ड था। मोमबत्ती रोशन करके नजमी ने शनाख्ती कार्ड को देखा। ये कलकत्ता पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा एक कार्ड था जिस पर धोतीपोश का नाम शांति पूर्वा मुखर्जी और ओहदा इंस्पेक्टर दर्ज था। बादल ने उसका पिस्तौल अपने कब्जे में ले लिया था। जल्दी से लाश को चारपाई के नीचे घसीटकर डाल दिया गया। उसके ऊपर छतरी भी रख दी गई। नजमी ने अपना और बादल का झोला उठाकर लाश के ऊपर एक तरफ रखकर उसे छुपाने की कोशिश की, मगर आधी लाश अब भी नजर आ रही थी। बादल बोला, मैं बाहर से घास फूस जमा करके लाता हूँ, इससे हम लाश को ढांप देंगे और मैं ये भी देखता हूँ कि बाहर कोई पुलिस का आदमी तो नहीं है। नजमी ने गुस्से से कहा कि हरामी झूठ बोलता था। पुलिस अगर यहाँ होती तो अब तक हमें गिरफ्तार कर लिया गया होता। ये हमें गिरफ्तार करके थाने ले जाना चाहता था। तुम जल्दी से सूखे घास के पत्ते उठाकर ले आओ। बादल ने पिस्तौल वहीं चारपाई के नीचे रख दिया और जल्दी से कोठरी से निकल गया। बाहर आसमान अबरालूद जरूर था मगर बारिश शुरू नहीं हुई थी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी
और दुर्गा मंदिर की तरफ से खड़तालों और घंटियों की आवाजें बुलंद हो रही थी। बादल मंदिर के पीछे दरख्तों के नीचे जाकर सूखी शाखें और पत्ते जमा करने लगा। उसने सूखे पत्तों और झाड़ियों से अपनी झोली भर ली और वापस कोठरी में आकर उसे लाश के ऊपर डालकर ढक दिया। बादल बोला, अब तुम्हें हर हालत में इसी जगह रहना होगा। मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। बाहर पुलिस कहीं नहीं, उसके बावजूद मैं मंदिर के बाहर जाकर देखता हूँ। बादल एक बार फिर बाहर निकल गया। नजमी ने धोती पोश खुफिया आदमी के पिस्तौल को चारपाई से उठाकर मोमबत्ती की रोशनी में गौर से देखा। यह पुराने किस्म का पिस्तौल था। मैगजीन में 7 गोलियां भरी हुई थी। नजमी ने पिस्तौल को अपनी रान के नीचे छुपा कर रख लिया और झुक कर लाश को देखा। लाश चारपाई के नीचे बेहिसो हरकत सूखे पत्तों और शाखों के अंदर पड़ी थी। नजमी उठकर दरवाजे के पास गई। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर दिन की रोशनी में देखा। बादल वहां नहीं था। मंदिर में खड़ताले और घंटियां जोर जोर से बज रही थी। पुजारी पूजा करने आ रहे थे। खुदा जाने कौन सा दिन था कि पूजा करने वालों का तांता बंद रहा था। बादल मंदिर के बाहर पुलिस के आदमियों को देखने के लिए गया हुआ था। नजमी दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर झांक रही थी कि अचानक उसने चौकीदार को कोठरी की जानिब आते देखा। वो मुड़ मुड़कर पीछे देख रहा था। बादल ने नजमी को बताया हुआ था कि सीआईडी का आदमी चौकीदार से बातें कर रहा था और उसी ने धोती पोश को उनकी कोठरी की तरफ भेजा था। चौकीदार को अपनी तरफ आते देखकर नजमी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी लगाने की उसने जरूरत महसूस नहीं की। नजमी ने लपक कर झोले में से अपना भरा हुआ रिवॉल्वर निकाला और उसे छुपाकर चारपाई पर बैठकर माला जपने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। नजमी ने बंगला में पूछा, कौन है बाहर? चौकीदार ने इजाजत से कहा, देवी जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ, 5 रुपए। मेरे पतिदेव बाहर गए हुए हैं, दोपहर के बाद आना। मगर चौकीदार दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने जेब से चाकू निकालकर नजमी की तरफ तान दिया। उसकी आंखों में खबासत साफ देखी जा सकती थी। नजमी को पहले से मालूम था कि वो वहां किस लिए आया है, फिर भी वो उसकी जान नहीं लेना चाहती थी। उसने बड़ी नरमी से कहा, भैया, हम तो बैरागी लोग हैं, हमें काहे के लिए मारते हो? चौकीदार ने आगे बढ़कर नजमी का बाजू पकड़कर खींचा और बोला, तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? और साथ ही उसने नजमी को खींचकर नीचे गिराने की कोशिश की। इस कश्मकश में वो खुद नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग चारपाई के नीचे लाश से टकरा गई। मोमबत्ती की रोशनी में उसने तेजी से सूखे पत्ते एक तरफ हटा दिए। सामने उस धोती पोश की लाश उसकी तरफ बेजान उबली आंखों से तक रही थी, जिसने उस बैरागी और बैरागन के बारे में पूछा था कि ये कब मंदिर में आए हैं और कहां से आए हैं। चौकीदार ने तड़प कर चाकू नजमी पर तान लिया और घबराई हुई किसी कदर तहमकाना आवाज में बोला, तुमने इसे कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो बाहर भागने के लिए पीछे हटने लगा, लेकिन ये कैसे हो सकता था कि नजमी उसे वहां से जिंदा सलामत बाहर जाने की इजाजत दे देती। उसने अपनी गेरुआ साड़ी के अंदर हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया और उसका रुख चौकीदार की तरफ करके बोली, यहाँ चुपके से बैठ जा। चौकीदार घबराकर भागने लगा तो नजमी ने उछलकर उसे नीचे गिरा लिया। रिवॉल्वर उसकी गर्दन पर रखा और गुर्राई। अब के उसने बंगला में उसे कहा, अगर यहाँ से हिले तो गोली चला दूंगी। चौकीदार जमीन पर पड़ा खौफ के मारे कांपने लगा। चारपाई के नीचे एक और लाश उसके सामने पड़ी थी। नजमी ने तेजी से उठकर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। वो रिवॉल्वर ताने चौकीदार के सर पे खड़ी हुई थी। बंगाली चौकीदार पछता रहा था कि वो क्यों मौत के मुंह में आ गया। नजमी को बादल के आने का इंतजार था। वो फायर नहीं करना चाहती थी। अगरचे मंदिर में खड़तालों का इतना शोर था कि अगर वो फायर करती तो मुमकिन था कि गोली की आवाज उस शोर में दब जाती, लेकिन वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इतने में बादल भी आ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक आहिस्ता से दी। नजमी ने बादल के पांव की चाप पहचान ली थी। फिर भी उसने पूछा, कौन है? मैं हूं चंदा बीबी, बादल। नजमी ने एक हाथ बढ़ाकर कुंडी खोल दी। बादल ने अंदर आकर जो ये मंजर देखा तो बोला, ये कहां से आ गया? बंगाली के हाथ में जो चाकू था वो नजमी ने उठा लिया था। वो हाथ बांधकर बोला, दादा, मैं तो अपने 5 रुपए लेने आया था कि देवी जी ने। उसका हलक सूख गया और वो आगे बोल न सका। बादल ने कुंडी लगा दी। नजमी ने उसे बताया कि इसने चारपाई के नीचे लाश देख ली है। बादल गुर्राया, तो अभी तक के काफिर जिंदा क्यों है? और बादल ने बंगाली चौकीदार की गर्दन को अपने मजबूत हाथों के शिकंजे में दबोचकर झटके देने शुरू कर दिए। हिंदू बंगाली चौकीदार दुबला पतला सा था। उसने कोई मदाफियत नहीं की। बादल जैसे ताकतवर ऊंचे लंबे डाकू के मुकाबले में उसकी ताप भी नहीं थी। चंद सेकंड के अंदर ही वो ठंडा हो गया। जब बादल और नजमी को यकीन हो गया कि चौकीदार मर चुका है तो उन्होंने उसकी लाश को भी चारपाई के नीचे सीआईडी वाले हिंदू धोती पोश की लाश के ऊपर डालकर उन पर सूखे पत्ते और दरख्तों की शाखें इस तरह बिखेर दी कि दोनों लाशें उसमें छुप गईं।
उसके आगे उन्होंने अपने झोले रख दिए। बादल ने मोमबत्ती बुझा दी और धोती पोंछ का शनाख्ती कार्ड, रुमाल और पिस्तौल भी उसकी लाश के ऊपर दूसरी तरफ फेंक दिया। नजमी ने अपना रिवॉल्वर झोले में रख दिया और बादल से पूछा, बाहर पुलिस तो नहीं थी? सीआईडी वाला झूठ बोल रहा था। बाहर पुलिस का कहीं नामो निशान तक नहीं है। अगर वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता ना, तो अलबत्ता इस वक्त तक यहाँ पुलिस की पूरी मुसल्ला गार्ड पहुंच चुकी होती। नजमी चारपाई पर कुछ परेशान सी होकर बैठ गई। अगर किसी ने चौकीदार को इधर आते देख लिया होगा तो मंदिर के आदमी उसकी तलाश में यहाँ भी आ सकते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। हम रात होने से पहले यहाँ से नहीं निकल सकते। हमें निकलना भी नहीं चाहिए। ये जगह मांजरेकर की कोठी के बहुत करीब है। अंधेरा होने पर हम यहाँ से चल देंगे। किसी तरह बाकी का वक्त इसी जगह गुजार लो। तुम बाहर का ख्याल रखो। बादल ने गर्दन में से मटकों की माला उतारकर हाथ में ले ली और कोठरी से निकलकर एक तरफ जमीन पर बैठ गया। नजमी ने अंदर से कुंडी लगा ली। बादल बैरागियों के भेष में कोठरी के बाहर माला का जाप करता बड़ी बेचैनी से शाम का अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था। उसे यह भी खतरा था कि पुलिस वाले अपने आदमी की तलाश में मंदिर में ना निकल आए, मगर इस ख्याल से उसे थोड़ा सा इत्मीनान भी था कि ऐसा हुआ नहीं करता। सीआईडी वाले आमतौर पर शाम को जाकर थाने में रिपोर्ट दिया करते हैं। बंगाली चौकीदार की उसे फिक्र नहीं थी। उसके बारे में वहां शायद किसी को ज्यादा तशवीश भी नहीं हो सकती थी। मंदिर में खूब रौनक लगी थी। पूजा करने वाले लोग अपने बीवी बच्चों के हमरा मत्था टेकने चले आ रहे थे। दूर दरख्तों के नीचे अलाव के सामने बैठे नीम उरिया साधुओं की चांदी बन रही थी। एक आदमी ने सबसे अलग बैठे एक बैरागी को माला जाप करते देखा तो बादल के आगे भी बड़ी अकीदत से मिठाई की टोकरी रखकर चला गया। बादल को उस वक्त मिठाई बड़ी गनीमत लगी, क्योंकि वो रात का खाना लेने बाजार नहीं जा सकता था। जब शाम का अंधेरा छा गया तो बादल मिठाई की टोकरी उठाकर कोठरी में आ गया। नजमी भी अंदर बेचैन सी बैठी थी। दोनों को भूख लग रही थी। उन्होंने पेट भरकर मिठाई खाई और नजमी ने वक्त पूछा। बादल ने बताया कि अभी शाम हुई है, हालात ठीक जा रहे हैं। उसने ख्याल जाहिर किया कि आधी रात के बाद अगर वो कोठरी से निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। नजमी उस पर तैयार नहीं थी। वो लाशों वाली कोठरी से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहती थी, लेकिन बादल कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। नजमी चुप होकर बैठ गई। बादल एक बार फिर हालात का जायजा लेने के लिए बाहर निकल गया। यूं रात गुजरती चली गई। रात के 11 बजे बादल कोठरी के एक तरफ बैठा राम राम कर रहा था कि एक महंत उसकी तरफ आया और बंगाली चौकीदार के बारे में पूछने लगा कि वो इधर तो नहीं आया। बादल ने हाथ बांधकर महंत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, इधर चौकीदार बड़ी देर से नहीं आया। महंत ने तुर्श रवि से पूछा, तुम यहाँ कब तक ठहरोगे? हम बैरागियों को 2 दिन से ज्यादा यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं देते। महाराज, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पर हम कल जरूर वापस त्रिपुरा चले जाएंगे। महंत ने अगले रोज कोठरी खाली करने की ताकीद की और वहां से चला गया। बादल ने इत्मीनान का सांस लिया। वो आधी रात के बाद मंदिर से निकलना चाहते थे। खुदा खुदा करके रात के 12 बजे और बादल ने नजमी को साथ लिया। कोठरी से निकलकर मंदिर के पीछे से होते हुए एक पगडंडी पर आ गए। दोनों लाशें कोठरी में चारपाई के नीचे पड़ी थी। झोले में उन दोनों ने अपने कांधों पर लटका रखे थे, जिनमें भरे हुए रिवॉल्वर मौजूद थे। नजमी थोड़ा आगे आगे चल रही थी, क्योंकि उसे मरहटा पुलिस इंस्पेक्टर मांजरेकर की कोठी का रास्ता मालूम था। रात की तारीकी में चलते हुए वो मांजरेकर की कोठी के पिछवाड़े पहुंच गए। खिलाफे तवक्को कोठरी में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ अकबी लॉन की बत्ती जल रही थी। लगता है यहाँ कोई भी नहीं है, बादल ने सरगोशी की। नजमी दबे पांव चलती कोठी के सामने वाले हिस्से में आ गई। यहाँ भी सिर्फ बरामदे की बत्ती रोशन थी। कमरों में अंधेरा था। गैराज में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। हो सकता है काफिर की औलाद मांजरेकर अंदर सो रहा। तुम इस जगह ठहरो, मैं दूसरी तरफ से जाकर अंदर देखती हूँ। मुझे इस कोठी के तमाम रास्तों का इल्म है। बादल को वहीं छोड़कर नजमी ने झोले में से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। झोले को वहीं बादल के पास रखा और खुद कोठी की दीवार के साथ साथ चलती उस जगह आ गई जहां लॉन में मांजरेकर के बेडरूम की खिड़की खुलती थी। खिड़की पर भी तारीकी छाई हुई थी। दीवारों के साथ ईंटों का छोटा सा ढेर लगा था। नजमी उस पर पांव रखकर दीवार फांद गई। लॉन में फूंक फूंक कर कदम उठाती वो मांजरेकर के बेडरूम की खिड़की के करीब आ गई। उसने खिड़की को अंदर दबाया। खिड़की अंदर से बंद थी। उसने खिड़की के साथ कान लगा दिया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। नजमी झुककर चलती बाथरूम के अकबी दरवाजे के पास आ गई। दरवाजे को अंदर दबाया तो उसके बदन में खुशी की लहर दौड़ गई। बाथरूम का अकबी दरवाजा खुला रह गया था। नजमी ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। बाथरूम में अंधेरा था। वो अंदर चली गई। बाथरूम का बेडरूम की जानिब खुलने वाला दरवाजा भी खुला था। वो बेडरूम में आ गई। रिवॉल्वर का रुख पलंग की तरफ किए वो दबे पांव आगे बढ़ी, मगर पलंग बिल्कुल खाली था। एक तरफ मांजरेकर का स्लीपिंग गाउन आराम कुर्सी पर पड़ा था। नजमी वहां से निकलकर साथ वाले ड्राइंग रूम में आ गई। उसकी कोठी के सारे कमरों में घूम फिरकर उसने अच्छी तरह देखा। कोठी खाली पड़ी थी।
मांजरेकर वहां नहीं था। नजमी को सख्त मायूसी हुई। वो बड़ी दूर से उस काफिर को हलाक करने के लिए आई थी। वो सोचने लगी कि वो कहाँ जा सकता है इस वक्त। नजमी को अचानक कृष्णाबाई का ख्याल आया। आधी रात के वक्त मांजरेकर लखीबाई की पुरानी कोठी में कृष्णाबाई के पास हो सकता है। वो तेजी से कमरों से निकलकर बाहर अकबी लॉन में आ गई। यहाँ से उसने दीवार फांदी और दबे पांव चलती बादल के करीब आकर बैठ गई और उसे बताया कि मांजरेकर कोठी में नहीं है, मगर उसे मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ होगा। तो चलो वहां चलते हैं। अब आए हैं तो उस खबीस आदमी को ठिकाने लगा कर ही जाएंगे। नजमी ने बादल को वहां से निकाला और खिजरपुर रोड पर आकर बताया कि उन्हें दरिया हिगली के किनारे वाली लखीबाई की पुरानी कोठी में जाना होगा। ये कोठी वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। दरिया करीब ही कहीं बह रहा था। नजमी और बादल ने सड़क पार की और आधी रात की तारीकी में दरिया के किनारे वाली ढलान उतरकर काई और तरनारी की झाड़ियों में से गुजरते हुए लखीबाई की पुरानी कोठी की तरफ रवाना हो गए। लखीबाई की पुरानी कोठी तारीकी में डूबी हुई थी। गेट के ऊपर लगा कमजोर सा बल्ब उस तारीकी को उजालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। नजमी उस कोठी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। इस कोठी में वो पहली बार तवाइफ बनाने के लिए लाई गई थी। उस कोठी के तहखाने में उस पर इंसानियत सोच तशद्दुद हुआ था और उसे नाचने और गाने की ट्रेनिंग दी गई थी। वो इस कोठी को भला कैसे भुला सकती थी। उसने बादल को साथ लिया और कोठी के टूटे हुए फाटक से गुजरकर बरामदे के कोने की तरफ आ गई। चौकीदार फाटक से कुछ फासले पर घास फूस के छप्पर तले बेंच पर लंबी ताने सो रहा था। जिस तरफ नजमी आई थी उधर कृष्णाबाई के कमरे की पिछली खिड़की थी। उसका दरवाजा कोठी के सामने की जानिब राहदारी में से होकर गुजरता था, मगर नजमी उस तरफ से नहीं जाना चाहती थी। एक बार से नजमी को तशवीश जरूर हुई थी कि यहाँ भी उसे मांजरेकर की गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। हो सकता है कि वो कृष्णाबाई के पास भी न आया हो। लेकिन नजमी कृष्णा से मिलकर मांजरेकर के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती थी कि आजकल रातों को वो किसके कोठे पर जाता है। कृष्णाबाई के कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। नजमी ने बंद खिड़की के साथ कान लगा दिए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। नजमी ने बादल से सरगोशी में कहा, मुमकिन है मांजरेकर इसी कमरे में सो रहा हो। तुम यहाँ ठहरो, मैं दरवाजे की तरफ जाती हूँ। बादल को वहीं खिड़की के नीचे छोड़कर नजमी बरामदे और तारीक राहदारी में से गुजरती हुई कृष्णाबाई के कमरे के सामने आकर रुक गई। दरवाजा बंद था। नजमी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से कृष्णा के खांसने की आवाज आई। नजमी ने दरवाजे पर फौरन आहिस्ता से ठक ठक की। अंदर खामोशी छा गई। नजमी ने इस ख्याल से रिवॉल्वर अपने हाथ में थाम लिया था कि अगर अंदर मांजरेकर हुआ तो वो उसे यहीं ढेर कर देगी। दूसरी बार दस्तक दी तो कृष्णा ने पूछा, कौन है? नजमी अपनी आवाज नहीं निकालना चाहती थी कि अगर मांजरेकर अंदर मौजूद है तो वो उसकी आवाज पहचान कर होशियार न हो जाए। नजमी ने एक बार फिर दस्तक दी। कृष्णा ने बंद दरवाजे की दूसरी जानिब मुंह करीब लाते हुए पूछा, चौकीदार तुम हो क्या? नजमी ने सरगोशी में कहा, मैं हूं कृष्णा, चंदा। कुंडी एकदम से खुली और दरवाजा भी साथ ही खुल गया। उसके सामने कमरे की नीम तारीकी में कृष्णा खड़ी थी। उसके स्याह बाल कांधों पर बिखरे हुए थे। इससे पहले कि नजमी उससे मांजरेकर के बारे में कुछ पूछती, कृष्णा ने नजमी को बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। चंदा तुम इस वक्त कैसे? नजमी ने अंधेरे में पलंग की तरफ देखा। वहां पर मांजरेकर नहीं था। वो पलंग पर बैठ गई। कृष्णा ने जल्दी से बाथरूम की बत्ती जलाकर उसका दरवाजा इस तरह बंद कर दिया कि बल्ब की रोशनी कमरे में भी थोड़ी थोड़ी आने लगी थी। नजमी को बैरागनों के रूप में देखकर कृष्णा ने पूछा, ये तूने क्या होलिया बना रखा है चंदा? फिर उसे गले से लगाकर कृष्णा रोने लगी। नजमी को बिल्कुल रोना ना आया। वो रोने धोने की हदों से बहुत आगे आग और खून की दुनिया में निकल चुकी थी, जहां औरत अपने ऊपर जुल्म होने पर रोती नहीं थी, बल्कि राइफल उठाकर जुल्म करने वाले को भून कर रख देती थी। नजमी ने कृष्णा को अलग किया और बोली, मेरा एक साथी बादल खिड़की के नीचे बैठा है, मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। नजमी ने उठकर खिड़की खोल दी। रिवॉल्वर उसके हाथ में ही था। कृष्णा कुछ परेशान सी होकर पलंग की पट्टी पर बैठ गई। खिड़की में से बादल भी अंदर आ गया। उसे भी बैरागियों के लिबास में देखकर कृष्णा को अजीब सा लगा। नजमी ने खिड़की बंद की और पलटकर कृष्णा से पूछा, वो हरामजादा मांजरेकर कहाँ है? ये सारी बातें बंगला जुबान में हो रही थी। कृष्णा ने नजमी के होंठों पर हाथ रख दिया और बोली, ऊंची आवाज में मत बोलो, वो खबीस साथ वाले कमरे में नशे में धुत पड़ा है। नजमी की आंखें इस कामयाबी पर चमक उठी। उसने बादल की तरफ देखकर कहा, बादल मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, वो खबीस इसी जगह मौजूद है। कृष्णा घबरा सी गई। रिवॉल्वर उसने नजमी के हाथ में देख लिया था। अब उसके चेहरे से वो अंदाजा लगा चुकी थी कि नजमी वहां क्या करने आई है। उसने एकदम से नजमी के दोनों हाथ पकड़ लिए और आजिज़ाना लहजे में बोली, चंदा भगवान के लिए इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। पुलिस पहले ही तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम पर धूमल के खून का भी इल्जाम है। नजमी ने नफरत से कहा, धूमल का मैं एक बार नहीं
1000 बार खून करना चाहती थी। अफसोस कि वो एक ही बार में मर गया। कृष्णा, क्या धूमल ने तुझ पे जुल्म नहीं किया? क्या तू उसकी दरिंदगी का निशाना नहीं बनी थी? क्या इन लोगों ने तेरी इज्जत और इफ्फत और तेरी जिंदगी के टुकड़े करके भूखे कुत्तों के आगे नहीं डाले? फिर तू क्यों इन लोगों से हमदर्दी करती है? अगर तू अपनी जिंदगी की बर्बादी का बदला इनसे नहीं ले सकती तो मेरा रास्ता क्यों रोक रही है? मैं इन दरिंदों से अपनी तबाही का नहीं, तेरी बर्बादियों का भी इंतकाम लेना चाहती हूँ। तू यहाँ बैठ, मैं उस शैतान सिफत मांजरेकर से हजारों बेबस औरतों की बेबसी और मजबूरियों का इंतकाम लेकर अभी इसी जगह वापस आती हूँ। कृष्णा कमजोर और बुजदिल बंगाली औरत थी। वो नजमी के पांव पर गिर पड़ी। अब वो पछता रही थी कि उसने नजमी को मांजरेकर की मौजूदगी के बारे में बताया ही क्यों। कोठी में एक खून होने वाला था और उसके बाद कृष्णा के साथ क्या बीतने वाली थी उसे अच्छी तरह मालूम था, पर नजमी को उसकी परवाह नहीं थी। वो उन हजारों औरतों को भी बचाना चाहती थी जो खबीस मांजरेकर की बर्बरियत का निशाना बनने वाली थी। उसने बादल की तरफ देखकर कहा, कृष्णा को संभालो, मैं भी आती हूँ। बादल ने कृष्णा बाई के मुंह पर हाथ रखकर उसे अपने करीबी फर्श की दरी पर बिठा लिया। वो नहीं चाहता था कि कृष्णा ऊंची आवाज निकाले। नजमी के हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर था। वो उस कमरे से बखूबी वाकिफ थी जहां मांजरेकर नशे में धुत सो रहा था। वो उसे नशे में हलाक नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब वो मौत बनकर उसकी आंखों में आंखें डाले तो मांजरेकर की कांपती हुई टांगों का भी तमाशा करे और फायर करने से पहले उसे बताए कि वो कौन है और उसे क्यों हलाक कर रही है। लेकिन नजमी को मौका मिल गया था और वो उस मौके को हाथ से खोना नहीं चाहती थी। साथ वाले कमरे का दरवाजा बंद था। यही वो कमरा था जहां कई बार उस पर भी मांजरेकर ने तशद्दुद किया था। दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। नजमी अंदर दाखिल हो गई। बाथरूम की बत्ती रोशन थी मगर कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। नजमी ने नीम अंधेरे में देखा कि मांजरेकर सिर्फ धोती में मलबूस पलंग पर इस तरह औंधा पड़ा था कि उसकी एक टांग पलंग से नीचे लटक रही थी। मेज पर मशरूब की बोतल, ग्लास में भुनी हुई मछली के कांटे पड़े थे। नजमी ने आगे बढ़कर पांव से मांजरेकर के चेहरे को दूसरी तरफ धकेला। वो नशे में बिल्कुल धुत था। उसे कोई होश नहीं थी। नजमी ने सोचा कि इस कुत्ते पर गोली जाया नहीं करनी चाहिए। रिवॉल्वर नजमी ने साड़ी में अड़स लिया। वो मांजरेकर की गर्दन में फंदा डालकर उसे दरवाजे में लटकाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि बाद में कृष्णा उसे उतार देगी और मुमकिन है मांजरेकर अस्पताल जाकर बच जाए। नजमी ने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। रिवॉल्वर दोबारा निकालकर हाथ में कर लिया और मांजरेकर की खोपड़ी के एन बीच में रखकर शेरनी की तरह धाड़ी। मांजरेकर, मैं चंदा हूँ। मरने से पहले मुझे पहचान ले। दोज़ख में जाते जाते मेरी आवाज सुन ले, ताकि तेरी रूह जब तक जहन्नुम में जलती रहे मेरी आवाज भी तेरे कानों में आती रहे। मांजरेकर ने शायद लाशौर में चंदा की आवाज सुन ली थी। ज्यादा नशे की वजह से उसका सर तो अपनी जगह से ना हिला, पर उसने आंखें खोल दी। उसके डेले फैले हुए थे। उसके होंठों से बड़बड़ाहट से सुनाई दी। नजमी झुककर बोली, मैं चंदा हूँ मांजरेकर, और तुझे कुत्ते की मौत मारने आई हूँ। तुझसे अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला लेने के लिए आई हूँ। क्या तू मेरी आवाज सुन रहा है? काश तू इस गोली की आवाज भी सुन सकता जो तेरी खोपड़ी को पाश पाश करने वाली है। मांजरेकर को कुछ होश नहीं था। लगता था कि वो चंदा की आवाज सुन रहा है। उसे पहचान गया है। वो जवाब में कुछ कह रहा था मगर अल्फाज उसके होठों से निकल नहीं रहे थे। चंदा ने रिवॉल्वर की नाली को मांजरेकर की खोपड़ी से 1 इंच ऊंचा किया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे कमरे में बादल ने कृष्णा के मुंह पर हाथ रखकर उसे खींचकर अपने साथ लगा रखा था। वो बेताबी से फायर की आवाज का इंतजार कर रहा था। फिर गोली चलने का धमाका हुआ। कृष्णा के हलक से निकली हुई चीख उसके हलक में ही दबकर रह गई। बादल ने कृष्णा के होठों पर अपने हाथ का दबाव बढ़ा दिया। खतरा था कि गोली की आवाज पर वो शोर न मचा दे या रोना न शुरू कर दे। बाहर से चौकीदार वहां भागकर आ सकता था और बादल खामखा दूसरा कत्ल नहीं करना चाहता था। उसके साथ ही नजमी कमरे में दाखिल हुई। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में था। उसने बादल से कहा, मैंने उस काफिर के बच्चे को मार डाला है। फिर वो कृष्णा पर झुककर बोली, कृष्णा, तू इसी नर्क में हमेशा चलती रहेगी। तू यहाँ से कभी नहीं निकल सकेगी, इसलिए कि तू पैदा ही इस नर्क का ईंधन बनने के लिए हुई है। उसने बादल से कहा कि वो कृष्णा के मुंह से हाथ हटा ले। बादल ने हाथ हटा दिया। कृष्णा बेहद दहशतजदा थी। उसके हलक से अजीब सी आवाज निकल रही थी। नजमी ने रिवॉल्वर पलंग पर रखते हुए कहा, तू चिंता ना कर, मैं तुझ पर इस कत्ल का इल्जाम नहीं आने दूंगी। ला, मुझे पेंसिल कॉपी दे। कृष्णा रोए जा रही थी। उस पर बेहद खौफ तारी था। नजमी ने उसकी अलमारी में से कॉपी पेंसिल निकाली और कागज पर एक मुख्तसर सी तहरीर लिखी। इंस्पेक्टर मांजरेकर को मैंने पिस्तौल से हलाक किया है। कृष्णा बाई का इसमें कोई कसूर नहीं, चंदा बाई। कागज फाड़कर नजमी ने तहरीर पढ़कर कृष्णा को सुना दी और बोली, अब तुझे कानून कुछ नहीं कहेगा। मैंने नीचे अपने दस्तखत भी कर दिए हैं। कागज पलंग पर डालकर नजमी ने कृष्णा को उठाकर अपने गले से लगा लिया। उसके माथे को चूमा और बोली, अब शायद आंदा हमारी कभी मुलाकात ना हो कृष्णा, लेकिन अगर मेरे लिए कुछ कर सको तो इतना जरूर करना कि जब मेरा महबूब नदी में इधर आए
तो उसे बता देना कि मैं उसके लायक नहीं रही, वो वापस पाकिस्तान चला जाए। ये कहकर नजमी ने पलंग पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठाकर झोले में डाला, झोला कांधे से लटकाया और बादल को साथ लेकर खिड़की के रास्ते अकबी बागीचे में कूद गई। कुछ देर बाद बादल और नजमी बैरागियों के भेस में दरिया हेगली के किनारे किनारे रात की तारीकी में कलकत्ते के हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ चले जा रहे थे, जहां से वो मुंह अंधेरे कोई भी गाड़ी पकड़कर बरादून और फिर वहां से अपनी खुफिया कमीनगाह की तरफ निकल जाना चाहते थे। नजमी को यकीन था कि कृष्णा उसकी सहेली है और वो उसे इतना मौका जरूर देगी कि वो कलकत्ते से बाहर या कम से कम जाए वारदात से काफी दूर निकल जाए। उसके बावजूद वो सुबह होने से पहले पहले कलकत्ता छोड़ देना चाहती थी। बादल उसके साथ चल रहा था। काली घाट के पास पहुंचे तो उन्हें सड़क पर एक खाली टैक्सी दूर से आती दिखाई दी। उसकी सुर्ख बत्ती छत के ऊपर जल रही थी, जिसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। बादल हाथ जोड़कर सड़क के दरमियान खड़ा हो गया। टैक्सी वाकई खाली थी। ड्राइवर ने एक साधु मनुष्य बैरागी बैरागन को देखा तो गाड़ी रोक ली। बंगला में पूछा, गुरुदेव कहाँ जाओगे? मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। बादल ने प्रणाम करने के बाद कहा, बेटा हमें भी स्टेशन जाना है, त्रिपुरा वाली गाड़ी पकड़नी है। दुर्गा माता के दर्शन को आए थे काली घाट पर। टैक्सी वाले ने उन्हें टैक्सी में बिठाया और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि देहरादून जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी। नजमी और बादल भागम भाग प्लेटफॉर्म पर आए और 3rd क्लास के डब्बे में घुसकर बैठ गए। उस गाड़ी ने उन्हें बर्धमान पहुंचा दिया। ये गाड़ी आगे नहीं जाती थी। यहाँ से उन्होंने दूसरी गाड़ी पकड़ी और अपनी मंजिल की तरफ चल दी है। दूसरे दिन इंस्पेक्टर मांजरेकर के कत्ल की खबर इलाके के बच्चे की जुबान पर थी। पुलिस को चंदाबाई का खत मिल गया था, जिसमें उसने मांजरेकर की हत्या का इतराफ किया था। फिर भी पुलिस ने कृष्णा बाई को हिरासत में लिया और उससे चंदा और उसके साथी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। मांजरेकर की जगह एक दूसरा मद्रासी पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, जिसका नाम वीरामन था। ये मद्रासी पुलिस इंस्पेक्टर मांजरेकर से ज्यादा सख्त मिजाज और जाबिर किस्म का शख्स था। उसने कृष्णा बाई का अदालत से रिमांड लेकर उस पर दिन रात बेपनाह तशद्दुद किया, मगर उसे चंदा बाई और उसके साथी के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम हो सका जितना कि कृष्णा बाई को इल्म था। कृष्णा को कलकत्ते के एक सेठ की दरपर्दा मदद की वजह से जमानत पर रिहा कर दिया गया। चंदा और उसके साथी की तलाश जोरों शोर से शुरू हो गई, मगर पुलिस को चंदा बाई उर्फ नजमी के खुफिया ठिकाने का बिल्कुल पता न चल सका। नजमी बिहार के जंगल वाली अपनी कमीनगाह में पहुंच चुकी थी और अब वो रूपा और काली बदमाश को कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर रही थी। ये वो 2 बदमाश थे जिन्होंने नजमी पर बेपनाह जुल्म ढाए थे। अभी मूंछों वाला मोजमदार भी बाकी था, जो नजमी को मशरकी पाकिस्तान से खरीदकर कलकत्ते लाया था। इस वक्त हमारी कहानी उस जगह पर पहुंच गई है कि एक तरफ नजमी पूरी तरह डाकुओं के गिरोह की सरगना बनी हुई है और अपने तीनों दुश्मनों रूपा, काली और मोजमदार बुर्दा फरोशों को कत्ल करने, उनसे अपने ऊपर की गई ज्यादतियों का बदला लेने के मंसूबे तैयार कर रही है। दूसरी तरफ नदीम काले पानी की जेल में पाकिस्तानी जासूस के बेबुनियाद इल्जाम के तहत कैद में पड़ा है। तीसरी जानिब हमारी पुरानी साथी शबाना अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन की एक हाई राइज बिल्डिंग के डबल बेड वाले फ्लैट में अपने खाविंद जफर के जुल्म सह रही है, मगर जुबान से उफ तक नहीं करती। उसका छोटा भाई आमिर कैलिफोर्निया में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है, जिसका सारा खर्चा उसका जालिम और एहसास कमतरी का मारा खाविंद जफर उठा रहा है। लाहौर वाली कैनाल लॉज कोठी में शबाना का बड़ा भाई अकील अपनी बीवी के साथ रह रहा है। ये कोठी भी जफर ने उसके मरहूम बाप से अपने नाम लिखवा ली थी, क्योंकि जफर ने शबाना के बाप का कर्जा चुकाकर उन्हें बदनामी और जिल्लत की मौत से बचाया था। जफर ने यह सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। वो नौदौलतिया था, मामूली पढ़ा लिखा था, मगर अमेरिका जाकर कारोबार में उसने लाखों बल्कि करोड़ों रुपए कमाए थे। शबाना के साथ तो बचपन से ही खेला था। शबाना मगरूर लड़की थी। उसने जफर को कभी मुंह नहीं लगाया था और हमेशा उसकी बेइज्जती की थी। जब हालात ने बदतर सूरत इख्तियार की तो शबाना के बाप को मजबूरन उसकी शादी जफर से करना पड़ी। जफर अब शबाना से इंतकाम ले रहा था। उसे यह भी मलाल था कि शबाना उससे ज्यादा पढ़ी लिखी क्यों है। जफर ने शबाना से शादी भी इसीलिए की थी कि वो उसे इंतकाम का निशाना बनाए। वो बात बात पर उसकी बेइज्जती करता था। आधी आधी रात को उठा कर कहता कि मेरे सर में दर्द है, मेरे लिए कॉफी बनाओ। शबाना अगर अपनी अमरीकी सहेलियों में बैठी होती तो जफर जेब से गंदा रुमाल निकालकर उसकी तरफ फेंक कर कहता, मेरा रुमाल धोकर लाओ। तुम कैसी पढ़ी लिखी लड़की हो कि अपने शौहर का रुमाल तक नहीं धो के रख सकती। शबाना का छोटा भाई आमिर कैलिफोर्निया से कभी कभी अपनी बहन से मिलने वॉशिंगटन आ जाता था, लेकिन जफर उसके सामने भी शबाना की बेइज्जती करने से नहीं चूकता था। आमिर को बेपनाह सदमा होता था। वो अपनी बहन को छुप छुप कर रोते देखता, मगर वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। वो खुद अपने बहनों जफर के टुकड़ों पर पड़ा था और वही उसकी तालीम के सारे अखराजात उठा रहा था। शबाना ने लाहौर में अपने बड़े भाई अकील को अपनी हालत जार कभी नहीं बताई थी। हर खत में यही लिखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जफर साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं।
लेकिन अंदर ही अंदर उसका सीना जलकर कोयला हो गया था। उसे राहिल का कई बार ख्याल आता। ये ख्वाबों का शहजादा उसे फिर नहीं मिला था। उसने अपनी आखिरी मुलाकात में कहा था कि वो उसे मिलने अमेरिका जरूर आएगा, लेकिन शबाना उसकी राह देख देख कर नाउम्मीद हो गई थी। शबाना को वाशिंगटन आए 1 साल हो गया था। एक रोज उसने डरते डरते जफर से कहा कि वो लाहौर अपने भाई से मिलने जाना चाहती है। उसे लाहौर बहुत याद आ रहा है। जफर ने उस पर भी शबाना और उसके भाई को गालियां दी और बाहर निकल गया। लेकिन 1 हफ्ते बाद उसने शबाना को अकेली लाहौर जाने की इजाजत दे दी। आमिर अपनी तालीम की वजह से उसके साथ नहीं जा सकता था। फिर भी आमिर ने कैलिफोर्निया से लिखा कि वो छुट्टी लेकर अपनी बहन के साथ लाहौर जाएगा। उस पर जफर का पारा चढ़ गया। क्या तुम अकेली नहीं जा सकती? तुमने एमए किस लिए किया था? एमए किया तो अब अकेली सफर भी करो, तुम्हें कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। यहाँ पर पार्ट 24 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 25 समाप्त फरमाएं।